पोर्टफोलियो तभी पूरा होता है जब उसमें सही मात्रा में इक्विटी के साथ डेट भी शामिल हो। आगे आने वाले समय में डेट फंड आपको बेहतरीन रिटर्न दे सकता है। दरअसल ब्याज दरें घटने की उम्मीद में एफआईआईज की तरफ से बॉन्ड में खरीदारी बढ़ रही है और एफआईआईज का डेट की तरफ पॉजिटिव ट्रेंड देखते हुए क्या आपको यानी क्या एक रिटेल निवेशक को भी डेट में एक्सपोजर बढ़ाना चाहिए, क्या बॉन्ड में पैसा लगाना चाहिए, इसी पर करते हैं चर्चा और करते हैं योर मनी की शुरुआत। मैं हूं कविता थपलियाल आपके साथ और आज मेरे साथ है वाइस इन्वेस्ट एडवाइजर्स के सीईओ हेमंत रुस्तगी। आपका स्वागत है हेमंत जी। तो जैसे कि हमने शुरुआत कर ही दी है, एफआईआईज का रुझान दरअसल बॉन्ड मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है और जानकारों के मुताबिक उनका रुझान सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है बल्कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखकर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्या इसी बात का फायदा अब रिटेल निवेशक को भी उठाना चाहिए और डेट स्कीम्स में, डेट फंड्स में पैसे लगाने चाहिए? देखिए कविता, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एफआई का जो रुझान है डेट जो बॉन्ड्स की तरफ काफी है। पहले ये समझ लेते हैं कि जैसा आपने कहा, एक तो ये है कि उम्मीद है कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट कम होगा और भी ये समझना जरूरी है कि जब से बीजेपी की सरकार आई है उम्मीद ये बड़ी थी कि इकोनॉमी जो है फिर से ट्रैक पे आएगी। तो कहीं ना कहीं एक ऐसी भी उम्मीद है कि इंडिया की रेटिंग जो है वो अपग्रेड होगी कहीं ना कहीं। तो वो और जो आगे जाके अगर इंटरेस्ट रेट सॉफ्टन होते हैं या कम होते हैं तो उसका फायदा डेफिनेटली जो बॉन्ड होल्डर्स है उनको होगा। तो आउटलुक जो आप कह रहे हैं वो काफी पॉजिटिव निकलकर दिखाई दे रहा है फिलहाल, जिसके चलते निवेश आ रहा है एफआईआईज की तरफ। जी बिल्कुल, आई थिंक वही एक कारण है कि जहां तो एक तरफ इक्विटी में पैसा आ रहा है तो उसी तरह से बॉन्ड मार्केट में भी काफी पैसा आ रहा है। जहां तक रिटेल इन्वेस्टर्स या इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का सवाल है कि उनको इसका फायदा उठाना चाहिए कि नहीं, आई थिंक सबसे पहले मैं चाहूंगा कि इन्वेस्टर्स ये समझ लें कि उससे उनको कैसे फायदा होगा। बिल्कुल देखिए, इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड प्राइसेस के अंदर इनवर्स रिलेशनशिप है, यानी दोनों के दोनों जो है डिफरेंट डायरेक्शन में जाते हैं। जब भी इंटरेस्ट रेट कम होता है, जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड मार्केट में है उनका दाम बढ़ जाता है क्योंकि उनकी डिमांड बढ़ जाती है। होता क्या है कि जो नए बॉन्ड्स हैं वो इंटरेस्ट रेट आपको कम देते हैं और जो पहले के बॉन्ड है क्योंकि वो इंटरेस्ट से ज्यादा देते हैं तो उनकी डिमांड बढ़ जाती है। तो उससे जो फंड्स की जो एनएवी है, क्योंकि अगर आपके पास लॉन्गर ड्यूरेशन के बॉन्ड है उनकी एनएवी बढ़ेगी। तो अगर आपने ऐसे समय पे इन्वेस्ट किया जब इंटरेस्ट रेट कट होने से पहले तो आपको डेफिनेटली फायदा हो सकता है। यहाँ पे एक चीज और समझने की जरूरत है यहाँ पे इन्वेस्टर्स को, क्या हर तरह के इनकम फंड में आपको फायदा होगा? क्योंकि इनकम फंड में काफी वैरायटी के फंड्स हैं। वहां पे ऐसे फंड हैं जैसे लिक्विड फंड बोलते हैं या जो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड बोलते हैं जहां पे सिर्फ आप पार्किंग करते हैं, कुछ महीनों के लिए पार्किंग करते हैं। उसके बाद शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड होते हैं जो 1 साल की मैच्योरिटी होती है। तो यहां पे पहले समझ लें, जब भी इंटरेस्ट रेट कम होगा उस पोर्टफोलियो पे असर होगा जिसकी जो ड्यूरेशन है जो लंबी होगी, क्योंकि शॉर्ट टर्म जो बॉन्ड फंड है उनकी ड्यूरेशन 1 साल है, उस पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम आते हैं इनकम फंड पे। इनकम फंड पे भी इन्वेस्टर्स को समझने की जरूरत है कि कई वैरायटी है यहाँ पे। एक तो होती है जैसे एक एक्रूअल बेस्ड स्ट्रैटेजी होती है, यहाँ पे जो फंड्स हैं वो 2 या 2.5 साल की मैच्योरिटी रखते हैं और एक हायर यील्ड के ऊपर, यानी ये जो समय था, इससे पहले जो समय था वो एक्रूअल फंड में इन्वेस्ट करने का अच्छा समय था क्योंकि वहां पे फंड मैनेजर ने अच्छी यील्ड के ऊपर आपका पैसा लॉक कर दिया। उसके बाद होता है डायनेमिक बॉन्ड फंड, जो वहां पे फंड मैनेजर इंटरेस्ट रेट के हिसाब से कॉल लेते हैं कि वहां पे इनको ड्यूरेशन बढ़ाना है या कम करना है। और फिर होते हैं ऐसे फंड जो ड्यूरेशन फंड जिनको बोलते हैं। ये वो कैटेगरी है जहां पे सबसे ज्यादा आपको फायदा होगा। क्यों होगा? क्योंकि जितने भी फंड मैंने बताया आपको, उनका जो मेजर डिफरेंशिएशन है, जो फर्क है, वो होता है उनके पोर्टफोलियो का मैच्योरिटी ड्यूरेशन। और ये जो ड्यूरेशन फंड होते हैं ये सिर्फ एक ही चीज करते हैं, इनकी स्ट्रैटेजी होती है वो इंटरेस्ट रेट पे कॉल लेते हैं। तो इनका जो पोर्टफोलियो मैच्योरिटी है वो 6 या 7 साल है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। यानी अगर आप ड्यूरेशन फंड में हैं और अगर यहां से आगे जाके इंटरेस्ट रेट कम होता है तभी आपको फायदा होगा। तो ये मत समझिए कि किसी भी तरह के डेट फंड में आप डालेंगे तो उसका फायदा होगा। तो पहली बात तो ये समझना जरूरी है कि क्यों फायदा होगा, दूसरा किस तरह के फंड में आपको फायदा होगा। तीसरा मेरा ये मानना है कि ये बात सही है कि अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है तो आपको फायदा होगा, लेकिन उसमें रिस्क भी है। तो आई थिंक मुझे लगता है इन्वेस्टर्स को वो रिस्क है वो भी समझने की जरूरत है। बिल्कुल, रिस्क कैसा? अगर यहाँ पे इंटरेस्ट रेट नहीं घटे तब जाके आप कह रहे हैं शायद रिस्क हो सकता है? जी, 2 तरह के रिस्क हो सकते हैं कविता यहाँ पे। एक तो इंटरेस्ट रेट नहीं, ऐसा तो नहीं होगा कि इंटरेस्ट रेट नहीं घटेंगे, इंटरेस्ट रेट तो घटेंगे। अब ये हमको देखना है कि वो 2 क्वार्टर्स के बाद होता है, 3 क्वार्टर्स के बाद होता है। और दूसरा रिस्क ये हो सकता है कि कितने घटेंगे। अगर मान लीजिए उम्मीद कर रहे हैं कि आगे जाके 50 बेसिस पॉइंट या 100 बेसिस पॉइंट कम होने वाला है, कितना समय लगेगा, कितना होगा, वो एक डेफिनेटली रिस्क है जो भी
इनकम फंड में अभी इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको ये दोनों पहलू समझने की जरूरत है। साथ ही डेट में अगर आप अभी निवेश करते हैं तो आपको 3 साल तक के लिए इसे बना रहना पड़ेगा, वो भी एक फैक्टर यहाँ पे आपको काउंट करना पड़ेगा निवेश करने से पहले। आई थिंक बिल्कुल, क्योंकि अगर आप इसलिए कॉल ले रहे हैं कि आपको लगता है कहीं जाके इंटरेस्ट रेट कम होने वाला है, तो आई थिंक यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके पास समय होना चाहिए। क्योंकि जैसा मैंने कहा, हो सकता है 2 या 3 क्वार्टर लगे, हो सकता है उससे पहले भी हो जाए। कितना हो, जितना आप इम्पैक्ट सोचना उतना शायद उतने समय में ना हो। और दूसरा ये इंपॉर्टेंट है, जैसे अभी बजट में जो टैक्स रूल चेंज हुए हैं, उसमें जो नॉन इक्विटी फंड है, यानी वो सारे फंड जहां पे इक्विटी एक्सपोजर 65% से कम है, उन फंड में जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको तभी मिलेगा जब आप 3 साल के लिए इन्वेस्ट रहेंगे। तो अगर आप मान लीजिए उतना समय आपके पास है, आपको लगता है उतने समय आप बने रह सकते हैं, तभी आप ऐसे फंड्स के अंदर देखें। लेकिन जैसा मैंने कहा, मेरा ये मानना है कि जो नए निवेशक हैं, जो पहली बार इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो थोड़ा सोच समझ के इन्वेस्ट करें। क्योंकि पहले तो उनको ये समझना पड़ेगा कि म्यूचुअल फंड और जो ट्रेडिशनल ऑप्शन है उनमें फर्क क्या है। म्यूचुअल फंड जो है मार्केट लिंक प्रोडक्ट है, तो यानी जो रिटर्न है वो मार्केट से लिंक्ड है, इंटरेस्ट रेट मूवमेंट से लिंक्ड है। तो आपको जरूरी नहीं है कि आपको सीधा आके ड्यूरेशन फंड में ही एंटर करना है। तो मेरा ये मानना है, अगर आप एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हैं, आपका ऑलरेडी एक पोर्टफोलियो है, तो आप इनकम फंड को देखें। और एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे और है कविता, के एक्सपोजर कितना लें। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाए क्योंकि आपको उम्मीद लग रही है कि यहां से इंटरेस्ट रेट कम होने वाला है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हैं तो भी शुरुआत करें 10 या 15% जो आपका डेट पोर्टफोलियो है वो आप अगर ड्यूरेशन फंड में डालें, तो मुझे लगता है वो शायद सही स्ट्रैटेजी रहेगी इस समय पे। कुछ फंड्स के नाम आप सजेस्ट कर सकते हैं हमारे व्यूअर्स को? देखिए, जैसा मैंने कहा, हर कैटेगरी के अलग अलग फंड है, तो आपको पहले तो ये देखना है कि आपकी कौन सी कैटेगरी आपको सूटेबल है, और उस हिसाब से आप डेफिनेटली अपने फंड्स को चुन सकते हैं। बिल्कुल। साथ ही डेट का एलोकेशन आपके पोर्टफोलियो में कितना होना चाहिए? साफ तौर से एज मैटर करती है, साथ ही आप कितने रिस्क एपेटाइट रखते हैं वो भी यहाँ पर मैटर होती है। लेकिन करंट सिनेरियो जैसा कि हम डेट मार्केट में देख रहे हैं, डेट स्कीम्स या डेट फंड्स में देख रहे हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए कितना एलोकेशन होना चाहिए पोर्टफोलियो में डेट का? कविता, मेरा हमेशा ये मानना है कि पहली बात तो जो भी आप एसेट क्लास चुने वो मार्केट मूड के हिसाब से ना चुने। मेरा ये मानना है कि हमारे शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं। लॉन्ग टर्म में हमेशा आपको इक्विटी में जाना चाहिए। शॉर्ट टर्म में क्योंकि आप बहुत ज्यादा रिस्क ले नहीं सकते, आपको लिक्विड जैसे फंड में जाना चाहिए। मीडियम टर्म जो आपके गोल्स हैं, वहां पे मुझे लगता है जो इनकम फंड्स हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो आपकी जो एलोकेशन है वो आपके मीडियम टर्म गोल्स के हिसाब से होनी चाहिए। जैसे हमने बात की कि अगर आपका 3 साल का समय है, तो जो पोस्ट टैक्स रिटर्न है आप में, उसमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 3 साल के बाद आपको इंडेक्सेशन मिलेगा और 20% आपको टैक्स देना है। तो मेरे हिसाब से ये देखते हुए कि अगर इन्फ्लेशन हमारे देश में जनरली ज्यादा ही रहता है, तो हार्डली कोई आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है जो भी पैसा आपका मीडियम टर्म में है, क्योंकि वहां पे आप इक्विटी में बहुत ज्यादा एक्सपोजर ले नहीं सकते, तो जो मीडियम टर्म का जो पैसा है, वो पैसा, उसका हिस्सा, जैसे मैंने कहा शुरुआत में 10 या 15% जो है वो इनकम फंड में जाए, तो मुझे लगता है वो सही स्ट्रैटेजी रहेगी। चलिए, तो यहाँ पे अगर आपका 3 साल तक अपने पैसे को लॉक इन करने का इरादा है तो आप डेट फंड में निवेश कर सकते हैं, डेट स्कीम्स में निवेश कर सकते हैं, क्योंकि आगे चल के अगर ब्याज दरें घटती है, जैसे कि उम्मीदें यहाँ पर जताई जा रही हैं, घटती हैं ब्याज दरें, तो आपको काफी हद तक फायदा हो सकता है। तो समझदारी उसी में ही है कि ब्याज दरें घटे उससे पहले आप डेट फंड में अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। योर मनी से आपको आज ये सलाह दी जा रही है। और इसी के साथ वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे पोर्टफोलियो में क्या रखना है और क्या नहीं, कैसे लें इसका फैसला, फंड के प्रदर्शन पर आप कैसे रखें, चेक करेंगे। चर्चा इस ब्रेक के बाद। योर मनी में आपका फिर से स्वागत है और हम सुलझा रहे हैं पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी आपकी उलझनें, और इसमें मेरी मदद कर रहे हैं हेमंत उस्तगी। तो शुरुआत करते हैं यहाँ सवाल जवाब के सिलसिले के साथ, और मेरे साथ फोन लाइन पे अब हैं पुणे से रजत। गुड इवनिंग रजत, सवाल क्या है आपका? वेरी गुड इवनिंग जी। माय क्वेश्चन इज दैट आई एम हैविंग so much of funds, that means for the different portfolio, like one for my retirement plan, one is for my kids' marriage, one is for my kids' education. Now, I'm having the different plans, so after the 2 years, I'm confused that, okay, which plan I assign to which plan, like mutual fund
assigned to the which of the retirement plan or the child plan or something. मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि आपके पास अपने अलग अलग गोल के लिए अलग अलग पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, राइट रजत? जी हाँ, जी हाँ। ठीक है, तो आप जानना चाहते हैं कि आपको अपने पोर्टफोलियो में कोई बदलाव करने हैं या नहीं, आपके फंड्स कैसे हैं, ये आप जानना चाहते हैं योर मनी से? नहीं, बेसिकली मेरा 2 क्वेश्चन है। वन इज दैट आफ्टर सम टाइम कि मेरे को ये ध्यान नहीं रहता है कि कौन सा म्यूचुअल फंड मैंने किस गोल के लिए असाइन किया था, सो हाउ टू डू दैट। आपके पास कुल मिलाकर कितने सारे फंड्स हैं पोर्टफोलियो में? टोटल फंड्स अबाउट 10 हैं। 10 फंड्स हैं आपके पास, ठीक है। आप उनको ट्रैक कर पाते हैं? जी हाँ, मैं ट्रैक कर पाता हूँ। मैंने मनी कंट्रोल पर भी लॉगिन किया हुआ है एंड मैं अपना ICICI बैंक के थ्रू भी उनको ट्रैक करता हूँ। और आप शायद 2 साल से लगा रहे हैं पैसे म्यूचुअल फंड्स में, राइट? जी हाँ। अच्छा, और आपने अपने गोल्स को टाइम किया हुआ है? जी हाँ, टाइम किया हुआ है। ठीक है, कुछ फंड्स के नाम आप बता पाएंगे? जी हाँ, मैंने ICICI ब्लू फंड्स में लगाया हुआ है, DSP ब्लैक रॉक में लगाया हुआ है एंड कुछ मैंने लिक्विड फंड में भी रखा हुआ है जो अपना कंटिजेंसी मनी है वैसे। एंड या किस के लिए मैंने एक बैलेंस फंड में भी लगाया हुआ है, ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस फंड। ठीक है, आपने ये सारे फंड्स किसी प्रोफेशनल एडवाइस के चलते अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए हैं? जी हाँ, जो ICICI बैंक का वेल्थ मैनेजमेंट अकाउंट है तो उसके थ्रू मैंने किए थे। ठीक है, चलिए देखते हैं आपकी मदद योर मनी में हम कैसे कर सकते हैं। तो हेमंत, जैसे कि इन्होंने बताया, इन्होंने अपने गोल्स लाइन अप कर दिए हैं और गोल्स को ध्यान में रखते हुए निवेश की शुरुआत भी कर ली है। पिछले 2 साल से ये निवेश कर रहे हैं और इन्होंने शायद काफी रिसर्च वर्क भी की है इन फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने से पहले, लेकिन भूल जाते हैं कि किस गोल के लिए कौन से फंड में इन्होंने निवेश किया हुआ है। मेरे ख्याल से शायद फंड्स को ट्रैक करने में भी इन्हें अब दिक्कत आ रही है। तो सबसे पहले 10 फंड्स होना आपके पोर्टफोलियो में गोल वाइज, क्या ये सही रणनीति है? नहीं, आई थिंक कविता उन्होंने कहा शायद ओवरऑल उनके पास 10 फंड ओवरऑल, एग्जैक्टली, हाँ। तो हो सकता है अलग अलग गोल्स के अलग अलग फंड होंगे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं रजत ने शुरुआत तो बिल्कुल सही की है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े से भटक गए। एग्जैक्टली, ये बिल्कुल सही स्ट्रैटेजी हम हमेशा शो में कहते हैं कि जब भी आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करें, गोल बेस्ड अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बिल्कुल सही रहता है। क्योंकि होता क्या, अगर हम एक टोटल कंबाइंड पोर्टफोलियो बनाते हैं तो आपको मालूम नहीं है कि कितना पैसा आप किस गोल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जब भी आपको पैसे की जरूरत होगी आप वहां से पैसा निकाल लेंगे, जो बिल्कुल सही स्ट्रेटेजी नहीं है। तो जहां तक स्ट्रेटेजी का सवाल है, रजित ने बिल्कुल सही किया है। लेकिन अगर ये कह रहे हैं कि इन्होंने किसी बैंक या किसी एडवाइजर के थ्रू इन्वेस्ट किया है, तो मुझे लगता है वो एडवाइजर एक्चुअली उनको, अगर उन्होंने गोल बेस उनको रिकमेंड किया है, तो वो उनको एक ऐसी रिपोर्ट देने की पोजीशन में होने चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि मान लीजिए मेरे 4 गोल हैं, मैंने अलग अलग पोर्टफोलियो बना लिए, इन्होंने कहा कुछ पैसा बैलेंस में है, ऑब्वियसली वो शायद टाइम होराइजन के हिसाब से होगा, कुछ जैसे इमरजेंसी फंड का पैसा इन्होंने लिक्विड फंड में रखा है, तो स्ट्रैटेजी वाइज तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप अगर ऐसे गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं तो आपका जो एडवाइजर है वो आपको एक स्टेटमेंट देनी चाहिए उनको कि आपका गोल वाइज इतना टारगेट है और उसके अंदर ये फंड हमने आपके इस फंड को एलोकेट किए हुए हैं। हम पूछ लेते हैं यहाँ पे, रजत, क्या आपको सिस्टमैटिकली कोई स्टेटमेंट आती है या आप ट्रैक करते हैं आपके बैंक एजेंट के थ्रू? जी हाँ, जो इन्वेस्टर्स मनी है वहां से मैं ट्रैक कर पाता हूँ, लेकिन मुझे सारी फंड्स की लिस्टिंग एक साथ ही आ जाती है। ओके, कोई खास फंड को लेके आप सवाल पूछना चाहते हैं, किसी की परफॉर्मेंस से आप ना खुश हैं और शायद आप उसे बदलना चाहते हो? नहीं, एक जनरल क्वेश्चन था कि जैसे 2 साल हो गए हैं, मुझे तो कुछ फंड्स जैसे अच्छे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैंने मनी कंट्रोल पे भी रजिस्टर किया हुआ है उन फंड्स को, मैं वहां से भी ट्रैक करता हूँ। तो वहां पर रिकमेंडेशन आती है कि देयर आर लाइक 4 फंड्स विच आर नॉट डूइंग बेटर, यू कैन स्विच टू बेटर। तो व्हाट इज द गुड टाइम कि उनको कब मूव कर सकते हैं, कब आइडियली कब मूव करना चाहिए? 2 साल इज सफिशिएंट टाइम और आई शुड वेट? ठीक है रजत, मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आपने जितने भी गोल्स के लिए इन फंड में निवेश किया है वो सारे लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, राइट? जी हाँ, लॉन्ग टर्म है और कुछ शॉर्ट टर्म भी है, मीन्स 10 ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम जब भी अपने व्यूअर्स को हेमंत एडवाइस करते हैं कि आप म्यूचुअल फंड में SIP के जरिए निवेश कीजिए, अपना पोर्टफोलियो बनाइए, तो गोल्स आप अगर लंबी अवधि के रखें तो बेटर होता है। बाजार के उतार चढ़ाव से बचा जा सकता है अगर आप SIP के जरिए निवेश कर दें। जैसे कि 2 साल पहले उन्होंने अपना निवेश अभी शुरू किया है, हो सकता है कुछ
परफॉर्मेंस ऊपर नीचे हो किसी फंड की, तो मेरे ख्याल से बने रहने में समझदारी होगी फिलहाल, क्योंकि बाजार में उतार चढ़ाव के चलते फंड की परफॉर्मेंस भी ऊपर नीचे होगी, लेकिन अगर गोल आपकी लंबी अवधि का है तो वो उसे नलिफाई किया जा सकता है। जी बिल्कुल कविता, मैं पहले इनकी थोड़ी सी दुविधा को दूर कर देता हूँ। इन्होंने कहा कि जो मनी कंट्रोल में पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो उनका सारे के सारे फंड एक साथ आते हैं। हाँ। तो मेरे को लगता है कि इनका सोल्यूशन इनके पास बेस्ट ये रहेगा रजित, कि आप अगर आपके 4 या 5 गोल हैं तो मनी कंट्रोल पे जाके आप 4 या 5 पोर्टफोलियो बना लीजिए। तो हर एक गोल का अलग अलग पोर्टफोलियो बनाएंगे तो जो मिक्सअप आपको दिख रहा है वो नहीं दिखेगा। तो मुझे लगता है सिंपल सोल्यूशन है आपकी जो प्रॉब्लम्स है। अब इन्होंने कहा कि फंड की जो ट्रैकिंग है, हाँ। अगर मान लीजिए आपने कोई 10 साल के लिए एक पोर्टफोलियो बनाया है और आपने 2 या 3 फंड उसमें चुने हैं, तो कोई कारण नहीं है कि आपको उसमें बदलाव करने की जरूरत है। लेकिन उसको मॉनिटरिंग करना बहुत जरूरी है, एनालाइज करना बहुत जरूरी है। कैसे हम एनालाइज करेंगे? हम उसकी परफॉर्मेंस देखेंगे। परफॉर्मेंस देखने का भी तरीका है। देखिए कभी कभी क्या होता है, जैसे अगर हम करंट मार्केट सिचुएशन देखें तो आपके जो पोर्टफोलियो में जो मिड कैप फंड होंगे उनकी परफॉर्मेंस लार्ज कैप फंड से बहुत ज्यादा होगी। तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि अरे ये जो इतने लार्ज कैप वाले फंड है ये तो परफॉर्म ही नहीं कर रहे। आई थिंक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको एब्सोल्यूट रिटर्न नहीं देखना है, आपको रिलेटिव परफॉर्मेंस देखनी है। वो कैसे देखनी है आपको? एक तो आपने चुना है कि आप डिफरेंट सेगमेंट में कितना पैसा लगाएंगे, लार्ज कैप में कितना, मिड कैप में कितना, स्मॉल कैप में कितना। तो जब मैं रिलेटिव परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूं, हर फंड का एक बेंचमार्क रहता है। तो आप देखिए कि आपके जो फंड्स हैं उन्होंने बेंचमार्क के तहत किस तरह की परफॉर्मेंस की है। और फिर अगर दूसरा एक तरीका है, उसके जो पीयर ग्रुप है, यानी उसी कैटेगरी में जो दूसरे फंड्स हैं उनके मुकाबले में आपके फंड ने कैसा परफॉर्म किया है। तो मान लीजिए आपने किसी लार्ज कैप, इन्होंने कहा आईसीआईसीआई फोकस ब्लू चिप में है, उसकी परफॉर्मेंस में अगर आईसीआईसीआई मिड कैप से करूं तो इतना बड़ा गैप दिखेगा आपको। तो इसका मतलब ये नहीं कि आईसीआईसीआई ब्लू चिप खराब फंड है। आईसीआईसीआई ब्लू चिप को आपको कंपेयर करना है बाकी जो लार्ज कैप फंड है या जो उसका जो बेंचमार्क है, चाहे वो BSE 30 है या निफ्टी 50 है, उन दोनों से जब कंपेयर करेंगे तो आपको लगेगा कि आपका जो फंड है, आपका जो गोल था, जो आपका जो ऑब्जेक्टिव था एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाने का, उसमें आपको जो लगता है कहीं ना कहीं इच्छा होती है कि इसमें बदलाव करें, वो कहीं ना कहीं आप उसको कंट्रोल कर पाएंगे। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है, मॉनिटरिंग उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी आप इन्वेस्टमेंट के टाइम डिसीजन लेते हैं। यानी जितना समय आप उस वहां लगाते हैं यहां भी लगाइए, लेकिन शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस देख के नहीं चेंज नहीं करना है, पहली बात। दूसरी बात, रिलेटिव परफॉर्मेंस देखिए, आप एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस मत देखिए। अगर आप ये 2 चीज करते हैं, अगर आपके जो फंड्स हैं पोर्टफोलियो में वो अच्छे कर रहे हैं, कभी भी आपके पास वो फंड नहीं होंगे जो टॉप में रहेंगे। कभी भी आप परफॉर्मेंस को चेज मत कीजिए। अगर आपके फंड अपने बेंचमार्क पीयर ग्रुप के मुकाबले में अच्छा कर रहे हैं तो उन फंड में बने रहिए। जस्ट बिकॉज आपने 2 साल कंप्लीट कर लिए इसलिए बदलने की जरूरत नहीं। रजत, क्लियरली घबराने की जरूरत नहीं है। अपने पोर्टफोलियो में आप जो भी फंड शामिल कर चुके हैं उसमें बने रहिए और निवेश करते रहिए, डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए अपने इन्वेस्टमेंट में। इसी के साथ वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे माता पिता के लिए कहां से लें हेल्थ प्लान और क्या रखें ध्यान हेल्थ प्लान लेते वक्त, बताएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। प्योर मनी में आपका फिर से स्वागत है। हम दे रहे हैं निवेश से जुड़े आपके सवालों पर सटीक सलाह। मेरे साथ बने हुए हैं हेमंत सिद्दीकी। लेते हैं अगला सवाल। यहाँ मयंक गोयल ने हमें अपना सवाल भेजा है और माता पिता के लिए हेल्थ प्लान ये ढूंढ रहे हैं। 47 ईयर ओल्ड और 52 ईयर ओल्ड के इनके पेरेंट्स हैं और जानना चाहते हैं कि कौन सा हेल्थ प्लान इनको लेना चाहिए अपने माता पिता के लिए इस एज में। तो हेमंत, यहाँ पे मेरे ख्याल से इंडिविजुअल हेल्थ प्लान आपका मानना होगा कि लेना चाहिए इनको अपने पेरेंट्स के लिए। साथ ही उन्होंने हेल्थ की डिटेल्स नहीं दी, इन द सेंस अगर उन्हें कोई हेल्थ इश्यूज हो उसकी कोई डिटेल्स यहाँ पे नहीं दी गई है। तो 52 एंड 47 ईयर ओल्ड के उनके पेरेंट्स हैं। इस एज ग्रुप को ध्यान में रखते हुए कौन कौन से हेल्थ प्लान ले सकते हैं और प्रीमियम का बोझ कितना पड़ेगा उन पर? देखिए, यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। पहली बात तो जब भी हम रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं, हम बोलते हैं कि जो रिस्क हैं आपके उनको आप कवर कीजिए। तो उसमें 2 बड़े रिस्क आते हैं। एक तो हमारी लाइफ का रिस्क, जिसके लिए आप एक लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, और एक हेल्थ का रिस्क, क्योंकि हमारा जो अभी लाइफस्टाइल है, जिस समय में हम रह रहे हैं, वो और ये जानते हुए कि हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ गई है और जो मेडिकल ट्रीटमेंट का जो खर्चे हैं वो काफी बढ़ गए हैं। तो आई थिंक हेल्थ इंश्योरेंस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी इन्वेस्टर के फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए। तो मुझे लगता है मैं बिल्कुल सही कर रहे हैं अपने पेरेंट्स के लिए जो एक पॉलिसी देख रहे हैं यहाँ पे। इनके पास 2 ऑप्शन है। एक तो ऐसी कंबाइंड प्लान ले सकते हैं दोनों के लिए, या एक इंडिविजुअल प्लान ले सकते हैं बेसिकली। तो जैसे अगर आप इनको कंबाइंड देखना है
तो ये बजाज एलियंस की सिल्वर हेल्थ देख सकते हैं, या अगर उनको इंडिविजुअल देखना है तो अपोलो इम्यूनी की ऑप्टिमा रेस्टोर देख सकते हैं। तो दोनों के दोनों को आप कंपेयर कर लीजिए, देख लीजिए कितना प्रीमियम आपको आता है, क्योंकि हेल्थ कंडीशन हमारे पास नहीं है, तो ऑब्वियसली हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते। बट मैं दोनों कैटेगरी की इनको ऑप्शन दे रहा हूं ताकि आप देख के उसको कर सकें। लेकिन 2-3 चीजें मैं आपको ध्यान रखनी है जब भी आप एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान को चुनते हैं। एक तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि कितने समय तक आप इसको रिन्यू कर सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जब भी आप देखते हैं। दूसरा आपको देखना है कि आपको रिस्क कवर कितना मिल रहा है, कितने का आपको कवर मिल रहा है, और साथ में आपको ये भी देखना है कि अगर एग्जिस्टिंग कोई डिजीज है तो उसके लिए वेटिंग पीरियड कितना है। और इंपॉर्टेंट चीज ये है इसमें कुछ एक्सक्लूजन हैं क्या, क्योंकि ये आपको माइन्यूटली इन पॉलिसीज में देखना पड़ेगा कौन कौन सी बीमारियां जो उसमें इंक्लूड नहीं होती हैं, या अगर एग्जिस्टिंग है अगर कोई डिसीज तो उसके लिए वेटिंग पीरियड रहता है जनरली, वो बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं हो, कहीं 2 साल कहीं 3 साल रहता है। तो ये सब फैक्टर्स को देख के, और ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि इन दोनों की जो हेल्थ कंडीशन है अभी वो क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा किस तरह का प्रीमियम है। बट आई थिंक ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है। मुझे लगता है जितना जल्दी हो सके उनको अपने पेरेंट्स के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेना ही चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर आपको सलाह दे दी गई है और बिना समय बिताए आपको अपने पेरेंट्स के लिए हेल्थ प्लान ले लेना चाहिए। मयंक, यही सलाह आपको आज योर मनी में दी जा रही है। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत आज शो पर आने के लिए। और योर मनी पर आप भी अपना कोई सवाल हमें भेजना चाहते हैं तो अपना सवाल अपने कॉन्टैक्ट नंबर के साथ आप भेज सकते हैं mf@moneycontrol.com पर, और साथ ही हमारे फेसबुक के पेज पर भी अपना सवाल आप पोस्ट कर सकते हैं और योर मनी के पुराने एपिसोड्स भी यहाँ देख सकते हैं।